हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपथ्रस्ट के बारे में या फिर बायोंट फोर्स के बारे में। तो उत्प्लावन बल, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है या ऊपर की ओर लगता है, जिसे उस द्रव का उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहा जाता है। इसको कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने इस डायग्राम में एक बीकर लिया है, जिसमें हमने एक वस्तु को, मान लिया ये जो है ये कुआं है, ये कुआं है और कुएं के अंदर बाल्टी डाली गई है रस्सी से पानी निकालने के लिए। ठीक है, कुएं के अंदर रस्सी से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली गई है। अब ये बाल्टी है इसके अंदर, तो ये कुआं, इस बाल्टी पर नीचे से ऊपर की ओर इस दिशा में कुएं में पानी एक बल लगा रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में उत्प्लावन बल कहा जा रहा है। ऊपर की ओर लग रहा है। एक तो इस वस्तु का भार है, इस वस्तु का अपना भार है, भार भी नीचे बल लगाएगा। ठीक है, भार क्या कर रहा है, वो नीचे बल लगा रहा है, और ये जो उत्प्लावन बल है ये इसको ऊपर की ओर कर रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर लग रहा है ये बल। ठीक है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसीलिए अब आप इसको सोच सकते हैं, ये है कुआं, मान लेते हैं ये कुआं है, इसके अंदर ये है बाल्टी, सही है। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है F ऊपर की ओर, बाल्टी का भार है क्योंकि अपना भी नीचे की ओर वो उसको नीचे ला रहा होगा। अब यहाँ पानी के अंदर है, जब तक बाल्टी रस्सी से ऊपर नहीं आई, पानी की सरफेस के अंदर है, सतह के अंदर है पानी की, तब तक ये जो फोर्स है, आपको ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना, और आप भी ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो इसका मतलब बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहेगी तब तक आपको बाल्टी का जो भार है वो कम महसूस होगा। लेकिन जब इस जगह पर आ जाएगी बाल्टी, यानी कि इस जगह पर पहुंच जाएगी, पानी से ऊपर आ जाएगी, तो एकदम से आपको भार ज़्यादा महसूस होगा। कुएं से पानी भरते समय जब तक बाल्टी कुएं में रहती है तो हमें हल्की लगेगी, क्योंकि उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है वो भी ऊपर की ओर लग रहा है, और हम बाल्टी ऊपर की ओर ही खींच रहे हैं, इसीलिए भार कम महसूस होगा। पर कुएं से बाहर निकालने पर बाल्टी काफ़ी महसूस होगी, काफ़ी भारी महसूस होगी। ये था उत्प्लावन बल के बारे में, यानी कि जब कोई वस्तु या कोई भी वस्तु ठोस हो, ठीक है, द्रव में, लिक्विड में डुबाई जाती है, तो लिक्विड क्या करता है, उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिस बल को कहा जा रहा था उत्प्लावन बल या उत्क्षेप या अपथ्रस्ट कहा जा रहा था। अब ये जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल के कारण ही पानी में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब तक कि बाल्टी कुएं के अंदर रहेगी तो हमें उसका भार कम महसूस होगा, क्योंकि हम भी बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं और उत्प्लावन बल भी ऊपर की ओर ही लग रहा है। अब उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। सॉलिड का शेप, सॉलिड का साइज और उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व, इन सब पर निर्भर करता है। यानी कि उत्प्लावन बल, जो भी ठोस पानी के अंदर डुबाया गया है, उसका जो शेप है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इन सब पर, डेंसिटी यानी कि घनत्व पर, इन सब पर निर्भर नहीं करता है, इन सब पर कोई निर्भर नहीं करता। यानी कि सॉलिड इस शेप का है, इस शेप का है, या फिर इस शेप का है, या फिर इस शेप का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के अंदर उत्प्लावन बल उन पर समान ही लगेगा। उत्प्लावन बल, ठीक है, पानी के अंदर लग रहा है, और ये घनत्व पर भी निर्भर नहीं करता कि कितना ज़्यादा ठोस, थिक है, या इस तरीके से भी हो सकता है। डेंसिटी यानी कि घनत्व पर निर्भर नहीं करता, साइज पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता उत्प्लावन बल। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ठोस का कितना भाग तरल में यानी लिक्विड में या पानी में डूबा हुआ है, इस पर यह निर्भर करता है कि ठोस का कितना भाग, यानी ये जो ABC 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, A डायग्राम में आप देख रहे हैं पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ है, तो इस पर सबसे ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, सबसे ज़्यादा इसी पर लगेगा।
दूसरे नंबर पर आ जाते हैं तो इसमें पार्शियली डूबा हुआ है, आधा ऊपर है पानी की सतह से और आधा नीचे है पानी में है, तो इस पर तो उसकी तुलना में थोड़ा कम उत्प्लावन बल लगेगा। और सी वाले डायग्राम में जिसमें बस पानी की सतह को यहाँ पर टच कर रहा है ये ठोस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो डुबाई गई है, तो इस पर सबसे कम उत्प्लावन बल काम करेगा। तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सॉलिड किसे मतलब ठोस, और ठोस से मतलब वो चीज़ जो कि पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डुबाई गई है, उस पर उत्प्लावन बल जो है वो उस सॉलिड की डेंसिटी, उस सॉलिड के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन लिक्विड, जो भी लिक्विड है, पानी है, शहद है, कुछ भी है, उस पर जो है ये निर्भर करेगा। पानी और शहद के एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं। एक बीकर है जिसमें पानी है और एक बीकर है जिसमें हनी है, हनी, ठीक है। तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों में इसमें डूबने में थोड़ा टाइम लेगा और इसमें कम टाइम लेगा, यही बात है। इस पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल, इस पर ज़्यादा लगेगा। और लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करता है, यानी कि तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। और ठोस का कितना भाग तरल में डूबा है इस पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा उत्प्लावन बल ए पर लगेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर ए, 3 डायग्राम फिर से बने हुए हैं छोटे से, ए, बी और सी, जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व ए डायग्राम का है। इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है, तो कोई चीज़ आप इसमें डुबोएंगे तो उसको डूबने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर रह रहा है उसको दिखा रहे हैं। इसका उससे कम और इसका सबसे कम है, तो इसमें उत्प्लावन बल सबसे कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, यही बात है, बताई गई है। अब लिक्विड की डेंसिटी, अब लिक्विड की जो डेंसिटी है अगर वो ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगेगा। उत्प्लावन बल कब ज़्यादा लगेगा? जब डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर ज़्यादा, अब किसी चीज़ को डुबाएंगे तो नीचे से ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, तो वही उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगेगा। लिक्विड की डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा है। अब प्रिंसिपल ऑफ अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल के प्रिंसिपल क्या क्या है? नदी के पानी के घनत्व से समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि लवण की मात्रा समुद्र के पानी में ज़्यादा होती है। आपको पता ही होता है कि समुद्र का पानी जो होता है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा सॉल्टी होता है। और नदी के पानी का जो घनत्व है वो समुद्र के पानी से कम होगा। जिसका पानी का घनत्व जो है कम है, समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा है उसमें उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में, समुद्र के अंदर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरने वाला व्यक्ति उत्प्लावन बल ज़्यादा महसूस करता है, यानी कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान रहेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व का समानुपाती है। अतः नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। नदी से समुद्र की ओर जाने पर जहाज पानी में ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। नदी से जो समुद्र की ओर जाएगा अगर कोई जहाज, तो वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे। क्यों ऊपर की ओर क्यों उठ जाएंगे? क्योंकि नीचे से ऊपर लग रहा है उत्प्लावन बल, इसी कारण से जहाज जो है पानी में ऊपर उठ जाते हैं। और नदी की पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इस वजह से होता है, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा वहाँ पर उत्प्लावन बल भी ज़्यादा, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। डेड सी भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि डेड सी का तो बहुत ही ज़्यादा घनत्व होता है, बहुत ज़्यादा लवण पाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, इंसान डूबता नहीं है, कोई भी वस्तु डूबती नहीं है, उसमें आराम से ऊपर ऊपर उसके तैर सकते हैं। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। अब वस्तु कब डूबेगी और कब नहीं डूबेगी, यानी कि अब यहाँ मान लिया ये नदी है, यहाँ एक वस्तु है, अब ये कब डूबेगी? जब इस वस्तु का भार, इस वाली ऑब्जेक्ट का भार ज़्यादा होगा इस बल से, जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, यानी इस उत्प्लावन बल से ज़्यादा होता हुआ जाएगा, तो ये वस्तु डूब जाएगी। समझ में भी आ रही है बात? जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी, और जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा तो वे इक्वल रहेगी या फिर तैरेगी।
यदि ठोस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तब भी वस्तु जो है डूब जाएगी। यानी कि अगर उस ठोस का, उस सॉलिड का, जिसको पानी में या फिर किसी लिक्विड में, किसी द्रव में डाला गया है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है या फिर उसका जो है भार ज़्यादा है, भार और डेंसिटी ये दोनों ही अगर ठोस के ज़्यादा हैं तो वो डूब जाएगी। अगर कम है किसकी तुलना में, उत्प्लावन बल की तुलना में, तो वे तैरेगी, फ्लोट कर जाएगी। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, यह हमें पता चल चुका है, जो इसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के इक्वल होता है, जो इसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के इक्वल होता है। इसको कहने का मतलब क्या है? मान लिया कि ये है एक बीकर जिसमें कुछ डुबाया गया, बहुत बड़ा सा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हमने, ये है पानी, ब्लैक पानी ऐसे ही है, इस पर ये ऑब्जेक्ट डुबाई जा रही है। ये ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड है, इसको डुबाया जा रहा है। अब इसको डुबा करके निकाल लिया। अब इस पर कुछ पानी जो लगा जाएगा तो इस पानी के भार के इक्वल कहा जा रहा है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो पानी उस पर लग करके आया है। जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल काम करता है, जो इसके द्वारा हटाए गए जो तरल का भाग इसने हटा लिया, तरल का भार, तरल हटा दिया, उसके भार के ही इक्वल होता है। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में कमी आ जाती है, ठीक है। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में कमी आ जाती है। जब तक वस्तु पानी में रहेगी तब तक भार कम महसूस होगा, जब पानी से बाहर आ जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उपयोग द्रव घनत्व मापी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव घनत्व मापी, ठीक है, इसको बस आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं चार्जेस पर, यानी कि आवेश पर। चार्जेस को क्या बोलते हैं? आवेश। पहला होता है धनावेश और होता है ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जो आवेश है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आवेश की जो एसआई यूनिट है वो कूलाम है, ये आप लोगों को पता ही होगी। अब जान लेते हैं विद्युतदर्शी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो ये एक उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से आवेश की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी कि आवेश की उपस्थिति, प्रेजेंट, यानी कि आवेश उपस्थित है या नहीं किसी वायर पर या किसी जगह पर, तो ये विद्युतदर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से आवेश की उपस्थिति, प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है। अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। मतलब एक पॉजिटिव आवेश है, प्लस क्यू आवेश लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पर हमने मान लिया प्लस क्यू ही आवेश लिया। अब इसमें इसको जब पॉजिटिव मिलते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन, प्रतिकर्षण। लेकिन क्या हुआ, मानिए यहाँ आर कोई दूरी है r, इस r1 दूरी पर कोई भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस आवेश ने इस आवेश को रिपेल किया, यानी कि प्रतिकर्षित किया। फिर हमने अपनी दूरी को r2 कर लिया और ये प्लस क्यू आवेश थोड़ा इधर लिया है। अब हमें ऐसा महसूस हुआ कि r2 दूरी पर इसने इसको पीछे की तरफ धक्का दिया, इन दोनों ने, इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम किया। तो जहाँ पर इसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया गया, वही वो जो एरिया है, वो जो जगह है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब आ जाते हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर,
ठीक है। आवेश प्रवाह की दर यानी किसी तार द्वारा 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले चार्ज को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी तार के द्वारा, किसी वायर के द्वारा 1 सेकंड में जो प्रवाहित होने वाला चार्ज है, वही 1 सेकंड में जो प्रवाहित होने वाला चार्ज है वही आपकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। उसका फॉर्मूला होता है, मैंने ऐसे याद किया था, Q = IT। यहाँ पर अगर धारा को निकालना है तो I = Q/T हो जाएगा। Q यहाँ पर क्या है? Q यहाँ पर है चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, और T क्या है? T टाइम है। टाइम क्यों? दर की बात की जा रही है ना। SI यूनिट एम्पियर होती है, आपको पता ही होगी, ऐसे डिनोट करेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र बोले तो इसको अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम गैल्वेनोमीटर पर। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किसी सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब किसी सर्किट में करंट यानी कि धारा है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत धारा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पता लगा था हमें। तो उसमें ये क्या था, हमने आवेश की उपस्थिति है या नहीं है, मतलब क्लास में आवेश उपस्थित है या नहीं है, एक तरीके से अटेंडेंस। ठीक है, आवेश उपस्थित है या नहीं है, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जा रहा था। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कब किया जाता? सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए, करंट है या नहीं है। लेकिन अमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विद्युत धारा का मापन करने के लिए, कितनी धारा जो है प्रवाहित हो रही है। मापन अलग चीज़ है, प्रेजेंट अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं कंडक्टर्स यानी कि चालक। कंडक्टर्स यानी कि चालक वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक कहलाते हैं। कहने का मतलब है वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को होकर के गुजरने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को होकर के गुजरने देते हैं, वही आपके चालक यानी कि कंडक्टर्स कहलाते हैं। और मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं यानी कि कंडक्टर्स होती हैं। अधिकांश, मोस्टली, सभी की बात नहीं की जा रही है, मोस्टली। और जो हमारा शरीर है वो भी एक अच्छा चालक है, ये भी आपको याद रखना है। इंसुलेटर यानी कि कुचालक, विद्युत का कुचालक, इसको आप खुद ही समझ गए होंगे, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित ना होने दे, या फिर ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से विद्युत धारा नहीं गुजर सकती, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में रबर आ जाता है, लकड़ी आ जाता है। अब आ जाता है विद्युत धारा का सोर्स। विद्युत धारा का सोर्स क्या होता है? एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे विद्युत धारा का सोर्स कहा जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में सेल आ जाता है और बैटरी आ जाता है। मतलब जिस उपकरण के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाए उसको सेल या बैटरी कहा जाता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? यानी कि विद्युत सेल। विद्युत सेल बिजली का एक सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है। इससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उत्पन्न हो रही है। और विद्युत सेल अपने अंदर संग्रहित रसायनों से थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। यानी क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को, रसायन होते हैं ना, इसमें रासायनिक ऊर्जा को बिजली मिल रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर बदला जा रहा है। बिजली के सेल, बिजली का एक सेल जो है, विद्युत सेल बिजली का एक स्रोत है। और विद्युत सेल अपने अंदर संग्रहित रसायनों से थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। जब विद्युत सेल में मौजूद रसायन खत्म हो जाते हैं तो विद्युत सेल जो है वो बिजली का उत्पादन करना बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि या तो ये विद्युत सेल ख़राब हो जाएंगे, मतलब एक बार इनको यूज़ कर लिया और जब ये ख़त्म हो गए, जब ये बिजली का उत्पादन करना बंद कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। एक सेल इस टाइप की होती है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनका हम वह सेल जिनका एक बार यूज़ करके फिर हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उनको फेंक देना चाहिए, वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राइमरी सेल होते हैं। और
अदरवाइज जिनका रिचार्ज हम कर सकते हैं, जिनका हम रिचार्ज कर सकते हैं, वो सेल क्या कहलाते हैं? वो सेल कहलाते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक। जिनका हम दोबारा एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर वो बिजली का उत्पादन करना बंद कर देंगे तो उनका दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको रिचार्ज करके, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और वे सेल इनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वो दोबारा बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे, वो प्राइमरी सेल कहलाएंगे। तो यही बात कही गई है। विद्युत सेल अपने अंदर संग्रहित रसायनों में थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। जब विद्युत सेल में मौजूद रसायन खत्म हो जाते हैं तो वे विद्युत सेल बिजली का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था? रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी। बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी और सेल दोनों ही विद्युत उत्पादन करने में मदद करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। 2 या 2 से सेल यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 सेल होने चाहिए और इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनका संयोजन होना चाहिए या तो सीरीज में होना चाहिए। और बैटरी में एक सेल नेगेटिव अगले के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव से जुड़ा होगा या नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा होगा। पॉजिटिव नहीं जोड़ेंगे, नेगेटिव नहीं जोड़ेंगे। सीरीज में होंगे, ये सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में होंगे। और 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। एटलीस्ट 2 सेल तो होने चाहिए, यानी कि अगर 2 सेल्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर एक बैटरी बन जाएगी। तो टर्मिनल से सीरीज से आगे की ओर जुड़ा रहता है। ये आई होप आपको समझ में आ गया। हमने बैटरी के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।